तो अभी यहाँ पर देखो कि ये जो प्रश्न हमें दे रखा है, तो जितने भी हमने फॉर्मूले सीखे हैं, तो उन फॉर्मूले से में हम किस फॉर्मूले के रूप में इसको बना सकते हैं, या कोई फॉर्मूला बना बनाया आ रहा है क्या, यही सब नोटिस करना है आपको। तो समाकलन बहुत आसान है, बशर्ते आपको तरीका मालूम हो जाए और सूत्र मालूम हो जाए। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूँ। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि हम पहली किताब ख़त्म कर चुके हैं और आज से हमारी दूसरी किताब भी स्टार्ट हो चुकी है। और बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लेना। तो एक जोश और जुनून के साथ इस किताब को हमें शुरू करनी है, क्योंकि सेकेंड बुक से ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ये आपको पता है। तो देखो दोस्तों, समाकलन क्या होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। समाकलन इंटीग्रल्स क्या होती है, ठीक है। इंटीग्रल्स का मतलब होता है, समाकलन का मतलब होता है, अगर आसान शब्दों में मैं कहूँ तो योगफल जोड़ना, ठीक है। मैं अगर तुम्हें एक ऐसी रस्सी दे दूँ, ये एक रस्सी का टुकड़ा है ऐसा, या कुछ भी एक चीज़ है, तो तुम फट से इसका क्षेत्रफल निकाल दोगे। ये इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई आप गुणा कर दोगे, फट से आंसर बता दोगे कि सर इसका क्षेत्रफल ये होगा। अगर मैं तुमसे ऐसा बोलूँ, ये रस्सी दे दी मैंने तुम्हें, ठीक है, और तुम्हें बोलूँ भाई इसका क्षेत्रफल निकालो, ऐसी ही ये आकृति, ये मुड़ तोड़ नहीं सकती, बोलूँ भाई इसका क्षेत्रफल निकालो, तो तुम कैसे निकालोगे बताओ? निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तुम क्या करोगे, हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, आयत वर्ग और सभी हिस्सों का क्या करेंगे, अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और बाद में फिर अगर जोड़ देंगे तो मुझे पूरा हिस्से का क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। समाकलन भी यही चीज़ बताता है, ठीक है। जो मेन चीज़ हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, समाकलन, ठीक है, वो पहले जान लेते हैं। यहाँ पर समाकलन का जो इंटीग्रेशन होता है, मतलब समाकलन का जो साइन होता है, सिंबल होता है, वो ऐसा चिन्ह होता है एश की तरह, ये, ठीक है, ये एश की तरह लगता है, इसे समाकलन का चिन्ह है ये क्या है दोस्तों, ये हमारा चिन्ह है, ठीक। और यहाँ पर कोई भी फंक्शन है, जो फंक्शन है वो एक्स के रूप में है, और यहाँ पर लिखा होता है डी एक्स। जैसे हम एक्स के सापेक्ष अवकलज करते थे, तो यहाँ पर बता देगा, जैसे अगर यहाँ डी एक्स लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स के सापेक्ष हमें समाकलन करना है, एक्स के सापेक्ष हमें क्या करना है, समाकलन करना है, ये मतलब है। और जिसके सापेक्ष समाकलन करना है वो तो हमारा हो गया वेरिएबल, उससे छोड़कर बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो समाकलन में कोई चीज़ें, समाकलन में देखो बच्चों बहुत आसान है, दो चीज़ें हैं, एक है फॉर्मूला, एक है विधि, ठीक है। समाकलन उस बच्चे की सबसे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। समाकलन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, वो क्या है, मैंने अभी आपको बोला, नंबर 1 आपका है फॉर्मूला, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे आपको, और उसके नंबर 2 आपका आ जाता है मेथड, ठीक है, तरीका। देखो कई बच्चों को क्या है, तरीका मालूम है, लेकिन अरे भाई यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मुझे फॉर्मूला बता दे, मैं अभी करके दे दूंगा। कुछ बच्चे आते हैं, मुझे फॉर्मूला तो याद, लेकिन मुझे मेथड नहीं पता। समाकलन में क्या होगा, एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके आ जाएंगे, कई विधि आ जाएगी, कई सारे मेथड आ जाएंगे, तो आपका दिमाग बोलेगा, क्योंकि ये प्रश्नावली बहुत ज़्यादा लंबी है, तो इसमें बच्चों को दिक्कत आती है, सर इसको हम कैसे करें, इसको हम कैसे करें। तो इस में आपको क्या करना है, आप स्टार्टिंग में क्या करो, प्रश्नावली के हिसाब से चलते जाओ, उदाहरण के हिसाब से चलते जाओ, जब आप एंड तक पहुंचोगे और उसके बाद जब आप रिवीजन पे आओगे, तो आपका दिमाग आपको खुद बोलेगा कि ये सवाल भाई तू ऐसे ऐसे कर सकता है, ये आपका दिमाग बोलेगा। और हाँ, प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और मैंने बोल दिया फॉर्मूला और मेथड, जिस बच्चे ने सोचा कि भाई आज मैं फॉर्मूला याद नहीं करूंगा, मैं कल कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा, मैं एग्जाम से पहले कर लूंगा, कॉपी में लिख लो भाई, तेरा फॉर्मूला तुझे जिंदगी में याद नहीं होगा। अगर आज का फॉर्मूला तुमने आज याद नहीं किया, तो वो फॉर्मूला तुम्हें आने वाले 6 महीने में कभी याद नहीं होगा, आने वाले जीवन में कभी याद नहीं होगा। तो पहले एक चीज़ मैं आपको हाथ जोड़ के बोलूँगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, फॉर्मूला रट जाना चाहिए, और मेथड तो मैं हम सिखाऊंगा। मेथड सीख गए, फॉर्मूला सीख गए, समाकलन से आसान चैप्टर कुछ है ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, ये क्या होता है, सिंबल होता है, चिन्ह होता है समाकलन का। हमें फंक्शन दिया होगा, ठीक है, और डी एक्स हो या कुछ भी हो, यहाँ पर ये जो दिया होगा एक्स लिखा है, यानी कि एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है, ठीक है। तो समाकलन बेसिकली दो प्रकार के आप सीखोगे इस चैप्टर में। कितने प्रकार के, दो प्रकार के समाकलन, एक होता है निश्चित समाकलन, एक होता है अनिश्चित समाकलन। देखिए ये अनिश्चित समाकलन है, इसमें सीमा नहीं निर्धारित होती है,
ये निश्चित समाकलन है, इसमें सीमा निर्धारित होती है। अगर मैं इसका चित्र बना के दिखाना चाहूँ, देखो अनिश्चित समाकलन क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है, सपोज करो ये फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स चला जा रहा है और इसकी बाउंड्री निर्धारित नहीं है, ये जो बाउंड्री है वो निर्धारित नहीं है, तो ये क्या है, अनिश्चित समाकलन है। और दूसरा मैं एक चित्र बना के दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक, ये मेरा फंक्शन है एफ एक्स और इसकी मैंने बाउंड्री निर्धारित कर दी कि x बराबर a से कहाँ तक, x बराबर b तक जाना और इतने के अंतर्गत मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, बाकी चीजें निकालनी है, ठीक है। तो जब बाउंड्री निर्धारित नहीं होती है तो उसे हम अनिश्चित समाकलन कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स। और निश्चित समाकलन में क्या होता है, जिसकी सीमा निर्धारित होती है उसे हम डिफाइनाइट इंटीग्रल्स कहते हैं, ठीक है। और जब अनिश्चित समाकलन हम करेंगे तो इसमें प्लस सी जोड़ा जाता है, इसमें प्लस सी जोड़ा जाता है और निश्चित समाकलन में कोई सी नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। ये चीज़ अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, कुछ एक्सरसाइज के बाद, 7.6 के बाद ही हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। जिनमें इंटीग्रेशन में कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं अनिश्चित समाकलन। समाकलन करने के पश्चात हमें सी जोड़ना होता है और नीचे लिखना होता है जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है। हर प्रश्न में लिखना ही होगा, अगर आप ये चीज़ नहीं लिखोगे तो प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा। एक छोटी सी मिस्टेक पूरा लेके डूबेगी आपके नंबर को, ठीक है। तो जिन भी प्रश्नों में सीमा निर्धारित नहीं होगी, समाकलन करने के बाद सी जरूर जोड़ना है और जोड़ने के बाद जरूर लिखना है कि सी एक समाकलन नियतांक है, ठीक है। तो अब आती है बात सूत्र की। देखो सूत्र की बात है, मैं आपको प्रश्न कराऊंगा, उदाहरण कराऊंगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो, इसके बाद आपको समाकलन जो प्रश्नावली 7.1 कक्षा 12 गणित है वो देखने को मिल जाएगी और वो मैंने ऑलरेडी करा रखी है, लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। जैसे समाकलन है, अब आप एक चीज देखेंगे, समाकलन और अवकलज में एक खासा संबंध होगा। समाकलन को हम प्रति अवकलज भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रति अवकलज, एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। अगर जिस बच्चे को अवकलज आती है, अवकलज के सूत्र याद है, उस बच्चे को समाकलन आराम से आ जाएगी, आराम से हंसते हंसते आएगी, ठीक है। अगर अवकलज के सूत्र है तो समाकलन में बहुत हेल्प हो जाएगी। जैसे देखो, अगर x की पावर n अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, इसका समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 बट्टे में n+1, ठीक है। अगर मैं उदाहरण दूं, जैसे x की पावर 2 dx है, इसका मुझे समाकलन करना है तो एक पावर जुड़ जाएगी, 2 में 1 जोड़ोगे पावर 3, वही पावर नीचे आ जाता है प्लस सी, ठीक है, वही पावर नीचे आ जाता है। उसके बाद समाकलन में एक चीज़ क्या होती है, कुछ इसमें नियम कानून होता है, मैं आपको बता दूं। समाकलन में क्या होता है, एक नियम कानून है। जैसे आपका क्या होता है कि अगर कांस्टेंट होता था, ठीक है, एफ ऑफ सी है और समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष, तो क्या करोगे, क्योंकि आपने अवकलज में सीखा क्या है कि अगर सिर्फ कांस्टेंट होगा तो भैया अवकलज 0 होता है। तो बच्चे समाकलन में भी यही सोच लेते हैं कि अगर कांस्टेंट होगा तो समाकलन 0 होगा। नहीं, देखो कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है, एफ ऑफ सी बाहर आ जाता है, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं, अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे मुझे 2 dx इसका समाकलन करना है तो कांस्टेंट है 2, 2 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, 2 बाहर आएगा, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। याद कर लीजिए, dx का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस सी हम जोड़ देंगे, ये समाकलन हो गया, ठीक। ध्यान से देखिए, मैं अभी सूत्र लिखवाता हूँ। उसके बाद देखो, यहाँ मैंने बोला ना dx, यहाँ आ गया dx, dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो सिर्फ x होता है। आप कहोगे सर कैसे होता है x, ऐसे कैसे हो गया बताओ, तो ऐसे कैसे बोला नहीं जाता, सूत्र तो भाई रट्टा मारना है। अगर फिर भी मुझसे पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ कि एक यहाँ पर मैं गुणे में 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, dx गुणा 1 dx ही होता है, और x की पावर 0 लिख सकता हूँ, dx लिख सकता हूँ, सूत्र बन गया इस रूप में, ठीक है। n की जगह पर 0 है, 0 + 1 0 + 1 + c, तो x की पावर क्या हो गया 1, 1 को 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा x, तो ये क्या आ गया x + c, ऐसे आया है। अब आपसे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ दोस्त, भाई होने के ना, दोस्त होने के नाते बोल रहा हूँ कि भाइयों और बहनों, प्लीज़ प्लीज़
सूत्र जरूर याद कर लेना, और आज के आज हाथों हाथ इन सूत्रों को बड़ा बड़ा लिख के अपने दीवारों के सामने चिपका देना। सुबह शाम उठते बैठते तुम्हारी नजर उस पर पड़नी चाहिए, ठीक है। सूत्र बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखो, कॉश एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, साइन। साइन एक्स का प्लस क्या होता था, कॉश एक्स माइनस, ठीक है। साइन एक्स का प्लस क्या होता था, कॉश एक्स। कॉश एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। साइन एक्स का प्लस क्या होता था, कॉश एक्स, और कॉश एक्स का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, तो ये माइनस यहाँ लग जाएगा। साइन एक्स का समाकलन माइनस के कॉश एक्स होता है, ठीक है। शेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स। सूत्र हैं भाइयों, इनको याद ही करना है, लिख लिख के याद करना है प्लीज। इनको आप लिखो या ना लिखो ये जरूरी नहीं है, इसको काटो, ये जरूरी है। अभी इनको लिखना है सिर्फ, आप इनको मत लिखने लग जाना इधर के, इधर से कोई लेना देना नहीं है हमें, हमारा लेना देना है बस इधर से, ठीक है। हाथों हाथ याद होना चाहिए। उसके बाद अगला जो सूत्र है दोस्तों वो क्या है कि कॉशेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉट एक्स। समाकलन है, सी तो जुड़ना ही जुड़ना है, उसे तो छोड़ ही दो। शेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, शेक एक्स। कॉशेक्स इंटू कॉशेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉशेक एक्स। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, ठीक है, क्लास नोट्स चाहिए, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके मिल जाएगा फ्री में। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथमेटिक एनालिसिस ऑफिशियल, और हमारी आज कुछ ही दिनों के अंदर हमारा प्ले स्टोर पे भी एप्लीकेशन आने वाला है, वहाँ पे भी आपको मिल जाया करेगा। उसके बाद तीन सूत्र जो मैंने आपको यहाँ लिखवा दिए हैं, जो कि आपकी किताब में नहीं है, ठीक है, तो वो है कि टेन एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है लॉग शेक एक्स, ठीक है। जब भी लॉग होगा, लॉग वाली जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में होती है, इसीलिए हम सिंबल क्या लगाते हैं, मॉड एक्स। आप इसे लॉग शेक एक्स भी लिख सकते हो, लॉग मॉडुलस शेक एक्स भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि लॉग में सारे मान प्लस में होते हैं, धनात्मक होते हैं। कॉट एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है लॉग साइन एक्स, और शेक एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है लॉग शेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये तीन सूत्र आप अच्छे से और लिख लेना, ठीक है। ये सारे सूत्र हैं। अभी हम प्रश्नों को हल करेंगे ना तो देखेंगे कि सवाल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जा रहे हैं। बच्चा वही कर पाएगा जिसको सूत्र याद है, जिसको सूत्र याद नहीं है वो उसको लिए तो ये पहाड़ लगेगा कि भाई ये क्या है, क्या भला है, ठीक है ना। तो मैं आपसे चिल्ला चिल्ला के बार बार बोल रहा हूँ, सूत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, उसके बाद ये सूत्र हैं, ठीक। अवकलज आया आता है तो समाकलन के सूत्र ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। देखो, डी एक्स बट्टे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। अगर प्लस में लिखोगे तो साइन इनवर्स एक्स, और अगर माइनस में लिखोगे तो कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये दो एक जैसे हैं। उसके बाद डी एक्स बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स। प्लस में लिखोगे तो टेन इनवर्स एक्स, और माइनस में लिखोगे तो कॉट इनवर्स एक्स, ये दो एक जैसे हैं। उसके बाद डी एक्स बट्टे में एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये होता है शेक इनवर्स एक्स। प्लस में लिखोगे तो शेक इनवर्स एक्स, माइनस में लिखोगे तो कॉशेक इनवर्स एक्स, ठीक है। याद हो गया। आप दो चार बार कॉपी में लिखोगे ना ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाएगा, और बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो रिवीजन में हैबिट में आ जाता है। ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है, वो ई की पावर एक्स ही होता है। समाकलन को अंग्रेजी में हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो मैं बोलचाल में बार बार इंटीग्रेशन ही बोलूंगा क्योंकि ज़्यादा आसान पड़ता है। ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। उसके बाद वन अपॉन एक्स का समाकलन लॉग एक्स होता है। क्या होता है बच्चों, लॉग एक्स। ए की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, ए की पावर एक्स बट्टे में लॉग ए होता है, प्लस सी होता है, ठीक है। ये हो गया, ये सारे सूत्र हैं, सारे सूत्र हैं। अगर आपको इतने सूत्र याद हो गए हैं, ठीक है, इतने सूत्र याद हो गए ना, तो प्रश्न आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगे। और सूत्र आप प्रश्नावली के हिसाब से याद करो, क्योंकि ये जो चैप्टर बहुत बड़ा है, ये चैप्टर आपको आज आने वाले समय में बीएससी करने जाओगे, बीटेक करने जाओगे, एमएससी करोगे, जिंदगी भर आपको हेल्प करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां चैप्टर पढ़ोगे, सातवां का उपयोग 8वें में है, 90 में है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको सूत्र याद है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं उदाहरण पे, प्रश्नों को हल करते हैं। अब आप बोलोगे देखना कितना आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ निरीक्षण विधि,
मैं आपको निरीक्षण विधि से भी प्रश्नों को हल कराऊंगा। और मैं बता दूं दोस्त, निरीक्षण विधि से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। हालांकि आपके एनसीईआरटी में है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कभी भी प्रश्न निरीक्षण विधि से नहीं पूछा जाता। लेकिन हम यहाँ किस लिए आए हैं? सीखने के लिए आए हैं। बाकी टीचर जाके देखो, वो लोग नहीं पढ़ाते हैं, निरीक्षण विधि पढ़ाते ही नहीं है। बोलते हैं पेपर में नहीं आता तो क्यों पढ़ाऊँ? भाई हर चीज़ पेपर के लिए थोड़ी ना होती, हर चीज़ समझने के लिए, नंबर के लिए नहीं वहाँ। हम चीज़ें को समझना है, हमें हमें नॉलेज एकत्रित करनी है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। तो मैं निरीक्षण विधि से भी कराऊंगा और नॉर्मल जो मेथड होता है समाकलन करने का उससे कराऊंगा। अगर एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए कि निरीक्षण विधि से करना है तो निरीक्षण विधि से ही करना है, दूसरी विधि से करोगे तो नंबर नहीं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम का कुछ कह नहीं सकते, आपके किताब में है निरीक्षण विधि और आप करके नहीं जा रहे हो क्योंकि इतने सालों से नहीं आ रहे, और आप बोर्ड एग्जाम में बैठो और आ जाए, फिर क्या करोगे? है ना। तो सीख लो। अगर एक बार सीख लोगे तो अगर बाई द वे आ जाए तो वहाँ कर पाएंगे। मैं यहाँ निरीक्षण विधि बता दूंगा इस तरफ, फिलहाल इस तरफ हम नॉर्मल विधि से करते हैं। नॉर्मल विधि में क्या है, सिर्फ सूत्र है। निरीक्षण विधि में प्रश्न लंबा हो जाता है बस। अगर हमें इसका समाकलन करना है, कोई भी समाकलन हो उसको हम हमेशा आई मान लेते हैं। ठीक है, समाकलन क्या है? cos 2x dx है। ठीक, सूत्र अभी मैंने आपको सूत्र लिखवाया था, आशा करता हूँ आपको याद नहीं होगा, मुझे पता है। ठीक है ना। cos x dx का जो समाकलन होता है वो होता है sin x प्लस सी। यही लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? यही सूत्र है। ठीक है ना, यही सूत्र है। cos x का समाकलन क्या होता है? sin x होता है। sin x का समाकलन माइनस के cos x होता है। ठीक है, सारा खेल सूत्रों का है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos का समाकलन क्या होता है? माइनस के साइन, सॉरी प्लस के साइन, x की जगह पे क्या 2x। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे अवकलज में क्या होता था कि x का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लगाते थे अवकलज में। समाकलन में क्या होता है, भाग में लगता है। समाकलन में क्या होता है, भाग में लगता है। तो यहाँ बट्टे में x का गुणज क्या है 2, ये बट्टे में आ जाएगा। समाकलन खत्म, c जोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे जहां c एक समाकलन नियतांक है। जब बतानी है, जैसे एनसीईआरटी में मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, समाकलन में क्या है, कुछ नियम कानून है, मैं थोड़ा बता दूं, वो छूट रहा था हमसे, किताब देख के याद आ गया। कुछ रूल है, रूल सिंपल बेसिक से रूल है, कॉपी में लिख लो। जैसे यहाँ इंटीग्रेशन है, यहाँ पर दो फलन है। सपोज करो एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन x है dx। तो मैंने क्या कहा था अभी कि कांस्टेंट बाहर आता है, किसका समाकलन होता है, फंक्शन का समाकलन होता है। ठीक, दूसरा नियम क्या है कि अगर समाकलन है, दो फलन है fx प्लस gx dx है, तो क्या होगा, अलग अलग समाकलन हो जाता है fx का प्लस gx का, चाहे वो प्लस में बात करे चाहे वो माइनस में बात करे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, गुणे में ये नहीं लगता, गुणे का एक अलग नियम है, भाग का भी एक अलग नियम है। ठीक है, गुणे में क्या होता है कि खंडसा समाकलन बोलते हैं। अगर दो फलन का गुणा कर दो ना, जैसे यहाँ पे लिखूंगा मैं ऐसा कि एक लिख दिया gx, एक लिख दिया fx, दो अलग अलग फंक्शन है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें एक नियम लगता है, फर्स्ट इनटू सेकंड लगाते हैं, खंडसा समाकलन बोलते हैं अंग्रेज हिंदी में। ठीक है, और इसमें एक नियम लगता है आइलेट वाला, ये सीखोगे आप प्रश्नावली 7.67 में। ठीक है, अभी बहुत देर है इस चीज़ को आने में। तो दो चीज़ जो बेसिक मैंने नहीं बताई थी वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, अगर फंक्शन और कांस्टेंट साथ में हो तो कांस्टेंट बाहर आता है, फंक्शन का समाकलन होता है। अगर दो फंक्शन साथ में है और जोड़ या घटाने में हो तो अलग अलग, इसके साथ भी और इसके साथ भी क्या जाता है, समाकलन आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ तो अभी आगे 5.7 में हम सीखने वाले हैं। अब हम आते हैं निरीक्षण विधि लगाते हैं। निरीक्षण विधि में क्या होता है, देखो दोस्तों, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ निरीक्षण विधि। देखो मेथड सारे सीख के रखो जो भी सिलेबस में है, क्योंकि बोर्ड वालों को हम कुछ कह नहीं सकते कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन दे दे, कुछ नहीं कह सकते। सिलेबस में इतने सालों से नहीं दिया, उनका मूड सनक जाए, इस साल दे दे, क्या करोगे तुम, कुछ कर पाओगे उनका, नहीं कर पाओगे। तो निरीक्षण विधि में क्या होता है, हमें एक
जैसे जिसका निकालना है, हमें ये सोचना है कि हम किसका अवकलज करने से हमें cos 2x मिलेगा। एकदम cos 2x मिलेगा ये नहीं, कौन से फंक्शन का अवकलज करने पे हमें cos 2x मिलेगा। ठीक है, पूरा अवकलज नहीं सोचना है, बस सोचो कि क्या कौन सा फंक्शन हमारे पास अगर होता जिसका मैं अवकलज करता तो मुझे cos 2x मिलता। sin 2x, sin 2x का अवकलज क्या होगा cos 2x, तो वही लेना है यहाँ पर, चूंकि d/dx, ठीक है, d/dx sin 2x का अगर हम अवकलज करते तो हमें क्या मिलता cos 2x मिलता। ये सोचा हमने, सोचने का काम हो गया। अब पूरा अवकलज करना है। साइन का अवकलज क्या होता है cos 2x, और x का गुणज क्या होता है, यहाँ 2 है तो अवकलज करने पे गुणे में 2 लग जाता है। बेसिक चीजें हैं, अवकलज करना आपको आता ही होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 2 गुणा है वो इधर आ जाएगा बट्टे में, ठीक है, और ये d sin 2x और ये जो बट्टे का dx इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसका समाकलन करना है ना, dx लगा देते हैं क्योंकि x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। ये चीज़ हमें निकालनी है, ये चीज़ क्या करनी है, हमें निकालनी है। अब देखो समाकलन का चिन्ह है इस तरफ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करो। देखो समाकलन और जो अवकलन है वो जानी दुश्मन एक दूसरे के, मतलब एक मियान में 2 तलवार रह ही नहीं सकती, जैसे आकाश और पाताल एक साथ मिल नहीं सकते, वही चीज़ है। तो देखो जब ये d है और ये जो समाकलन जब हम करेंगे तो d और समाकलन हट जाता है, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ ये d हट जाएगा, सिर्फ आ जाएगा sin 2x, ठीक है, और इधर समाकलन का चिन्ह लग जाएगा cos 2x dx। इसी का तो समाकलन निकालना था, कितना है sin 2x बट्टे 2, समाकलन हो चुका है तो यहाँ पर हम c जोड़ देंगे, ठीक है, तो और यहाँ लिख दोगे जहाँ c एक समाकलन नियतांक है। देखो उस विधि से भी यही आंसर आया था, इस विधि से भी यही आंसर है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एक बार पॉज करो और एक बार बैक जाओ, एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को एक बार देखो। नॉर्मल तरीके से भी कराया मैंने, निरीक्षण विधि से भी कराया, देख लिया। अब हम आते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट में। ये है, देखो ये इसका समाकलन करेंगे, पहले नॉर्मल वाले विधि से करेंगे, उसके बाद निरीक्षण विधि से करेंगे, ठीक है। समाकलन करना है, मैंने बोला हमेशा समाकलन को एक आई नाम देते हैं, ये हैबिट में डालना अच्छी बात है, क्योंकि आगे जब प्रश्नावली में धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। इसका क्या करना है, हमें समाकलन करना है, यही है प्रश्न, यही है ना प्रश्न। चलिए हल करते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि फंक्शन और कांस्टेंट रहने पर कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का क्या होता है, समाकलन हो जाता है। इसके साथ भी समाकलन ले लेंगे और इसके साथ भी समाकलन हम अलग अलग ले सकते हैं। 4 बाहर आ जाएगा, x⁻³ dx, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ये सूत्र किस रूप का है, x⁻n dx के रूप का है, जिसका सूत्र क्या होता है x⁻n+1 बट्टे में n+1 प्लस c, यही सूत्र लगता है। लगाओ भाइयों यहाँ पर 3, 2 में घात जोड़ देंगे और वही चीज नीचे आ जाएगा, ठीक है, x⁻³ में घात जोड़ देंगे और वही चीज नीचे आ जाएगा। समाकलन जैसे ही खत्म हो c जोड़ दो, तो देखो 2 और 1 3, 3 से 3 घटा, 3 और 1 4, 4 से 4 घटा, यहाँ x⁻³ और यहाँ बचा x⁻4 प्लस c, ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया, आंसर, ठीक। और यहाँ लिखेंगे c क्या है, एक समाकलन नियतांक। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ये सिंपल मेथड है। इसी तरीके से क्वेश्चन हमें आगे प्रश्नावली में भी हल करना है। निरीक्षण विधि बस इसी में ही है, लेकिन ये जो आप सीख रहे हो ये मेन है,
ये मेन चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ। निरीक्षण विधि आगे कभी नहीं आएगी आगे के प्रश्नावली में, ठीक है, वो बस यहीं पर ही है, एक ही क्वेश्चन है और कभी बोर्ड एग्जाम में आया भी नहीं है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें आ जाओ, निरीक्षण विधि है ना, तो इसका अलग निकाल लेंगे और इसका अलग निकाल लेंगे। तो हमें क्या निकालना है, समाकलन में आ जाते हैं। तो 3 को बाहर रखो, एक्स स्क्वायर डी एक्स, 4 को बाहर रखो, एक्स क्यूब डी एक्स। इसका समाकलन और इसका समाकलन हम अलग अलग निकाल के यहाँ पर फिर मान रख देंगे, ठीक है। इसको फिलहाल मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। चूंकि निरीक्षण विधि लगा दें, डी बट्टा डी एक्स ले दें, किसका मैं अवकलज करूँ कि मुझे एक्स स्क्वायर मिले? सोचो, ट्रिक बता दूं, पावर 1 बढ़ा दो बस, ठीक है, क्योंकि अवकलज एक्स की पावर एन का अवकलज क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, एक पावर कम हो जाती है। तो किसका अवकलज करें कि हमें एक्स की पावर 2 मिले, तो हमें क्या करना है, एक पावर बस उसकी बढ़ा देनी है। ये शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल। एक पावर बढ़ा दोगे, अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 सामने आ जाएगा, एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर ये 3 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, ठीक। और ये जो डी एक्स था बट्टे का, इधर आके क्या आ जाएगा, गुणे में। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे तो यहाँ से डी हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 3 बट्टे में क्या है, 3। और इधर समाकलन का चिन्ह आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। हो गया समाकलन इसका, इस वाले पार्ट का हो गया। अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट के लिए करना है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे पुनः, पुनः सोचो भाइयों, निरीक्षण विधि है, किसका अवकलज करें कि एक्स की पावर 3 आ जाए, एक पावर बस बढ़ा दो। क्या होता है अवकलज, पावर सामने आ जाती है और एक घात कम हो जाती है। फिर ये जो 4 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, और ये बट्टे का डीएक्स इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में। फिर हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करना है, दोनों तरफ समाकलन करने पर करो समाकलन। जैसे समाकलन करेंगे तो ये डी हट जाएगा, 1/4 एक्स की पावर 4, और यहाँ लग जाएगा समाकलन का चिन्ह, ठीक। ये मुझे इसका भी इंटीग्रेशन मिल गया। ये मान और ये मान हमें कहाँ रख देना है, समीकरण 1 में। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो और इसको 3 मान लो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर यहाँ रखो, देखो 3 है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स की पावर 3 बट्टे में 3, फिर गुणे में क्या है यहाँ पे 4, और इसका इंटीग्रेशन का मान क्या था, एक्स की पावर 3 डी एक्स का इंटीग्रेशन का मान क्या था, एक्स की पावर 4 बट्टे में 4। इससे 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, तो ये क्या आ गया, एक्स क्यूब और एक्स की पावर 4। इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो सी जोड़ दो, आंसर। देखो इस विधि में भी वही आंसर है, इस विधि में भी वही आंसर है कि नहीं। ये इतने में हो गया और इसके लिए मुझे इतना सारा कुछ करना पड़ा, बताओ आप, है कि नहीं, ये ज्यादती है। तो इसीलिए निरीक्षण विधि के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। आपको ये ज़्यादा, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट सूत्र से होता है और सूत्र वाले क्वेश्चन ही भरे पड़े हैं आगे। एक क्वेश्चन भी इस विधि से आगे नहीं मिलने वाला है आपको, सिर्फ एनसीईआरटी में उदाहरण है और 7.1 का पहला ही क्वेश्चन निरीक्षण विधि से बोला है। लेकिन मैं आपको दोनों विधि से कराऊंगा, क्योंकि ये चीज़ आगे आएगी ही नहीं। मेन आपको सूत्र सीखना है, इसको भी निरीक्षण विधि से करना है। तो देखो ये तो बहुत ही आसान है, सिंपल अगर करके इसका इंटीग्रेशन करें, 1/x dx है, ये तो फॉर्मूला है। क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस सी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है भाइयों, ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है।
ठीक है, ये नॉर्मल तरीके से। अब हम करेंगे निरीक्षण विधि से। निरीक्षण विधि देखो, ये छोटू सा क्वेश्चन निरीक्षण विधि में कितना लंबा हो जाता है, आप देखो आप खुद। ठीक है, क्या करते हैं, सोचो किसका हम अवकलज करें कि हमें 1/x मिले। तो log x का अवकलज 1/x होता है। log x का अवकलज क्या होता है, 1/x। फिर क्या होगा, ये dx इधर चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समाकलन जब करते हैं तो डी डेरिवेटिव और समाकलन एक साथ नहीं रह सकते, यानी दुश्मन डी हट जाता है तो यहाँ बचेगा log x। ठीक है, और यहाँ समाकलन का चिन्ह लग जाएगा। यही निकालना था। इंटीग्रेशन हो चुका है तो यहाँ सी जोड़ देंगे। जहाँ हमारा सी क्या है, एक समाकलन नियतांक है। ये चीज़ और ये चीज़ कोई अंतर है बताओ, इसको बस मोड में लिख दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा, क्योंकि है बड़ा आसान, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया। अब आते हैं हम अगले प्रश्नों में। यहाँ देखो डायरेक्ट बोला है, निरीक्षण फिरीक्षण नहीं बोला है, सारे डायरेक्ट क्या बोला है, समाकलन कीजिए। अब आपका टारगेट क्या होगा कि अभी फिलहाल सीखने पे ध्यान दो, क्योंकि प्रोसेस ज़रूरी होता है। जब खिलाड़ी खेलने जाने से पहले वो प्रैक्टिस करता है, तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब खिलाड़ी का जो शॉट कमज़ोर होता है उसकी प्रैक्टिस करता है, तो हम हर फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे। और जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कोई सा भी शॉट जो अच्छा लगता है वो चौका मार दिया, छक्का मार दिया, सिंगल ले लिया, डबल ले लिया, है ना। तो यहाँ पे भी वही करना है। अभी हमें स्पेशल क्या सीख रहे हैं, फॉर्मूले की प्रैक्टिस सीख रहे हैं कैसे होगा। और जब सारा कुछ सीख लेंगे तो एक क्वेश्चन को हम किसी भी विधि से कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी। ठीक, तो अभी यहाँ पर देखो कि ये जो प्रश्न हमें दे रखा है, तो जितने भी हमने फॉर्मूले सीखे हैं तो उन फॉर्मूले से हम किस फॉर्मूले के रूप में इसको बना सकते हैं, या कोई फॉर्मूला बना बनाया आ रहा है क्या, यही सब नोटिस करना है आपको। ठीक है, तो अगर इस प्रश्न को देखें x की पावर में है, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला हम बना सकते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है, तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ। x की पावर 3 बट्टे में x² dx माइनस 1 के बट्टे में x² dx। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या किया, अलग अलग ले लिया बस बट्टे में, और इंटीग्रेशन को भी अलग अलग कर दिया। यहाँ से x की पावर 3 x की पावर 2, तो x की पावर 1 बचेगी। और यहाँ से x की पावर प्लस में 2 है। अगर 1/x होता तो सूत्र होता log x। x की पावर 1 से ज़्यादा है तो प्लस का 2 ऊपर जाके क्या हो सकता है, माइनस का 2। और इसमें भी और इसमें भी कौन सा सूत्र हम लगा सकते हैं, कौन सा सूत्र लगा सकते हैं हम, ये वाला लग जाएगा, x की पावर n dx। क्योंकि यहाँ n की जगह पर -2 है, यहाँ n की जगह पर 1 है। ठीक है, क्या होता है, x की पावर n+1 बट्टे में n+1। ये सूत्र हम यहाँ पर लगा सकते हैं, है कि नहीं। सारा काम आपके आंखों के सामने हो रहा है, सारा खेल ही सूत्रों का है। तो यहाँ लग जाएगा x की पावर n+1 बट्टे में n+1। फिर यहाँ हो जाएगा x की पावर n+1 इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दिया। यहाँ आ जाएगा x² बट्टे 2 -2 + 1 -1 माइनस प्लस। यहाँ आ जाएगा x की पावर -1। इसको ढंग से लिख सकते हैं हम, x² बट्टे में 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 के बट्टे में x। c, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। बट हमें यहाँ लिखना ज़रूरी है कि जहाँ c एक समाकलन नियतांक है, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, इस प्रश्न में आ जाओ।
इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या है, अलग अलग लेते हैं। एक्स की पावर 2/3 डी एक्स प्लस 1 dx, है ना, 1 के साथ। तो देखो ये तो चलो इसको मैं ढंग से लिख सकता हूँ, ऑलरेडी ढंग से लिखा हुआ है, डी एक्स से कम डी एक्स। अब यहाँ दो फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। दो फॉर्मूले कौन से लगेंगे, देखो यहाँ पर लगेगा एक्स की पावर n dx वाला, इसका सूत्र होता है एक्स की पावर n+1/n+1। और यहाँ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। मुझे सारे सूत्र याद हैं दोस्त, मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से किया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, मैंने एमएससी मैथमेटिक्स से किया हुआ है, मैंने कई सालों तक नेट की प्रिपरेशन की है, पीएचडी की प्रिपरेशन की है मैथ से, मैंने बच्चों को भी मैथ की पढ़ाई किया करवाया है, ठीक है। तो मुझे इन सब चीज़ों की अच्छी पकड़ है, मैंने तो अपना काम कर लिया है अपने फ्यूचर में, स्टूडेंट लाइफ में। अब आपको आपकी बारी है, ठीक है दोस्त। डेली का डेली पढ़ाई करो, खुद पे प्रेशर मत बनाओ, सूत्र याद करो, बहुत आसान है यार, कक्षा 12 की गणित तो बहुत आसान है, ठीक। तो सूत्र लगा देते हैं, एक्स की पावर n+1 बट्टे पे भी क्या होता है n+1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx कंडीशन x, इंटीग्रेशन खत्म होने के साथ साथ c लग जाता है, 3 और 1, 3 1 कम 3 और 2 5, ऊपर आ जाएगा 5/3, नीचे भी आ जाएगा 5/3, बट्टे का ऊपर कहाँ आ जाएगा, गुणे में, तो इससे मैं लिख सकता हूँ 3/5 एक्स की पावर 5/3 प्लस एक्स प्लस सी। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। और यहाँ हम लिख देंगे जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है, जहाँ सी हमारा क्या है दोस्तों, एक समाकलन नियतांक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं, थोड़ा 2 से अब 3 हो गया है, क्या दिक्कत है, 3 क्या 10 कर दे, हम सब तब भी कर सकते हैं, अलग अलग ले लेंगे। एक्स की पावर 2/3 dx, कांस्टेंट और फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, e की पावर x dx माइनस 1/x dx। यहाँ पर 3 सूत्र लगने वाले हैं अलग अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग और यहाँ पर अलग। कौन कौन सूत्र लगेगा, एक तो लगेगा x की पावर n dx, जिसका सूत्र होता है n x की पावर n+1/n+1। दूसरा e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, और 1/x है, इसका सूत्र क्या होता है इंटीग्रेशन का, log x। ये 3 सूत्र यहाँ लगने वाले हैं, सारा खेल सूत्र का है, मैं पहले ही बार बार बोल चुका हूँ, सारा खेल सूत्र का है, ठीक। लगाओ, n की जगह 2/3 है, n+1 बट्टे में n+1, ठीक। 2 e की पावर x कंडीशन, e की पावर x 1/x कंडीशन क्या होता है, log x लिखो या मॉडुलस x लिखो, इंटीग्रेशन हो गया है, c जोड़ दो, तो ये है 3 1 कम 3 और 2 5, 5/3, नीचे भी वही है 5/3, ठीक है दोस्त। ये हो गया, बट्टे का 3 कहाँ जाता है, गुणे में, तो ये हो जाएगा 3/5 एक्स की पावर 5/3, ठीक। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। और यहाँ लिखना ना भूलना, जहां सी एक समाकलन नियतांक है, ठीक है, जहां सी हमारा क्या दोस्त, एक समाकलन नियतांक है। हो गया आराम से, सारा खेल सूत्र का है, आप खुद ही देख पा रहे हैं। तो समाकलन बहुत आसान है, बशर्ते आपको तरीका मालूम हो जाए और सूत्र मालूम हो जाए। ज़्यादा जोर मैं सूत्र पर लगा रहा हूँ, ये सारा खेल सूत्र का है, ठीक। तो समाकलन लेके डरो मत, क्योंकि समाकलन से आसान और कुछ भी नहीं है दोस्त, सूत्र याद कर लो बस, बाकी मेरी बात छोड़ दो। तो देखो दोस्त, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन इसके साथ भी ले लो, इंटीग्रेशन इसके साथ भी आ जाएगा,
कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सूत्र, सिंपल सूत्र, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस के कॉस एक्स, और कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है? प्लस के साइन एक्स। सी, समाकलन खत्म, सी जोड़ दिया, जहां सी हमारा क्या है दोस्त? समाकलन नियतांक है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसके जगह पर डायरेक्ट फॉर्मूला रख दिया हमने। और कुछ किया? बिल्कुल नहीं, सीधा फॉर्मूला रखा, हल हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोशेक एक्स गुणे में अंतर गुणे में डाल दो। कोशेक एक्स, कोशेक एक्स गुणा कोशेक एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों? कोशेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स की भी इसके साथ गुणा हो गई, अलग अलग ले लेते हैं। फिर कोशेक एक्स गुणा कॉट एक्स, ठीक है दोस्त। अब ये भी हमारा क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। डायरेक्ट क्या है दोस्तों हमारा? ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? कोशेक स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के कॉट एक्स, माइनस के कॉट एक्स। सी से स्टार्ट है तो माइनस लगेगा, सी से स्टार्ट है ना, माइनस लग जाएगा। कोशेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के कोशेक एक्स, ठीक, प्लस सी। ये आ गया आंसर। अब खुद देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके जगह पे ये फॉर्मूला रखा, इसके जगह पे ये फॉर्मूला रखा, हो गया हल। सारा खेल किसका है? फॉर्मूला का है। प्रश्न को देखो, अच्छे से एनालाइज करो, किस फॉर्मूले के रूप में आ सकता है, बनाओ, फॉर्मूला रखो, आपके हाथ में आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये शानदार क्वेश्चन है, इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 1 से 2 नंबर पे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक। तो वैसे अगर आप देखो, कुछ देख के अंदाजा लगा पा रहे हो आप कि ये कैसे हम कर सकते हैं? किसी फॉर्मूले के रूप में है? अभी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग बट्टे में लिख सकते हैं। एक के बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और साइन एक्स के बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या किया हमने? अलग अलग ले लिया बट्टे में, और समाकलन भी हमने अलग अलग ले लिया। एक बट्टा कॉस क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, 2 बार गुणे में कॉस एक्स, एक बट्टा कॉस एक्स। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। क्या होता है दोस्तों? 10x, फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। और ये क्या है? ये है 10x, साइन बट्टा कॉस 10x, और एक बट्टा कॉस क्या होता है? सेक एक्स dx। ठीक है, इसके जगह पे हमने ये सूत्र रख दिया डायरेक्ट। अब हमें इसके जगह पे क्या सूत्र रखना है? सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स होता है। क्या होता है? सेक एक्स होता है पॉजिटिव में, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दिया, इसके जगह पे ये फॉर्मूला रखा है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर। आप यहाँ लिखना मत भूलना, जहां सी एक समाकलन नियतांक है, जहां सी हमारा क्या है दोस्तों? एक समाकलन नियतांक है। ये हम अपना आंसर यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, बहुत ही सिंपल है, आराम से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, उदाहरण नंबर 4। ठीक है, आपने परिचय देख लिया, उदाहरण देख लिया, अब इसके बाद प्रश्नावली आप खुद बनाने लग जाओगे मेरे पढ़ाने से पहले। हालांकि मैंने पढ़ा दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके देख लेना, ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी भी पढ़ा रखी है, नई एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। ये प्रश्न क्या बोल रहा है? ये हमारे पास फंक्शन है, द्वारा परिभाषित फलन का प्रति अवकलज, प्रति अवकलज मतलब समाकलन, हमें क्या निकालना है? एफ ज्ञात करना है,
और ये कंडीशन हमें दे रखी है। जब भी कंडीशन दी जाती है कि F0 पे इतना है उतना है, तो हमें मतलब इसका क्या होता है कि C को हटाना है। जो प्लस सी हम जोड़ते हैं इसका मतलब क्या है, C को हटाना है। ये इसका मतलब हुआ, इसी को हमें हटाना पड़ेगा। प्रश्न में क्या दे रखा है दोस्त, हमें क्या निकालना है? प्रति अवकलज का मतलब क्या होता है? समाकलन। इसका हमें समाकलन करना है। 4x³ - 6 dx, ये हमारा i के बराबर है। इसका हमें क्या करना है दोस्तों, समाकलन करना है। अभी मैंने आपको समाकलन सिखाया, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x³ dx, 6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा dx। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। आई है कि प्रति अवकलज क्या है, f ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो fx करके चल रहा है, तो यहाँ पर सूत्र लगेगा, यहाँ पे भी सूत्र लगेगा, ठीक है। लगाते हैं 4 बाहर, x⁴n वाला सूत्र लगेगा। क्या होता है, x⁴n+1 बट्टे में भी वही पावर आ जाता है n+1। 6 dx कंडीशन क्या होता है, x, और यहाँ लग जाएगा प्लस के c, यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस के c। तो देखो 3 और 1 4, 4 से 4 कटा, यहाँ आ जाएगा x⁴ माइनस के 6x प्लस c। ये हमारा है fx। क्या हमें आंसर मिल गया? क्या हमें आंसर मिल गया? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। अब हम कंडीशन का प्रयोग करेंगे कि f0 पे कितना है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। कितना है दोस्तों प्रश्न में, कि फंक्शन जो 0 है वो हमें 3 दे रहा है, यानी कि अगर x के जगह पर हम 0 रखें तो फंक्शन इसकी जो पूरी वैल्यू है 3 के बराबर है। रखो f0, जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको 0 रख देना है। 0⁴ प्लस, यहाँ पर c है ना, 3 क्यों लिख रहा हूँ यार, यहाँ पर c है, ठीक। f0 का मान कितना है, 3, यहाँ लग दिया 3, 0 कुछ भी हो 0, तो c का मान कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। अब c का मान उठाकर हमें क्या रखना है, समीकरण नंबर 1 में। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण हम क्या करेंगे, 1 में रख देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x⁴ माइनस का 6x और c का मान कितना आ गया, 3। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। c को हमने गायब कर दिया है, ठीक। तो आशा करता हूँ इस छोटे से वीडियो में आपने समाकलन क्या होता है वो जाना, समाकलन के सारे सूत्र लिखवा दिए मैंने, और सारे जो उदाहरण है परिचय के साथ सारा उदाहरण भी मैंने आपको करा दिया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। हाँ, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना, और टेलीग्राम चैनल के साथ हमारे जुड़ जाना, और प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।